Hello, my dear students. Let's start this question. A crown made of gold and copper weighs 200 ग्राम in air. तो पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं और ये भी दिया हुआ है and 198 ग्राम in water. तो एक पर्टिकुलर मटेरियल है, लेट्स से इट्स अ क्राउन मटेरियल. तो एक ट्राइंगुलर क्राउन आपको दिया हुआ है और एक क्राउन गोल्ड और कॉपर से बना हुआ है. दिस इज गोल्ड एंड दिस इज कॉपर. पर्टिकुलरली आपको क्या दिया हुआ है? इट वेज 210 ग्राम इन एयर. तो मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ जो कॉपर होगा वो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा बच्चों? 210 ग्राम विच इज इन एयर एंड 198 ग्राम इन वाटर. दैट्स वेरी सिंपल. 198 ग्राम में क्या होगा? अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को W मानता हूं जो कि वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है, तो बेसिकली अगर मुझे 198 ग्राम दिया तो W इन एयर माइनस ऑफ thrust force. अब thrust force should be equal to 198 ग्राम, isn't it? तो फोर्स जो हमारा अब thrust force आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 12 ग्राम बिकॉज 210 ग्राम माइनस ऑफ 198 ग्राम. नाउ व्हाट इज अब thrust force? दैट इज V rho into G which is volume submerged multiplied by density of water multiplied by G which is weight, buoyancy weight या buoyancy force, but divide by अगर हम G कर देंगे इसको तो हमारा ये मास आ जाएगा जो buoyancy में हमारा मास है which is given as 12 ग्राम. ओके, नाउ तो हमारा रिलेटेड एक्सप्रेशन क्या हो गया बच्चों? तो वॉल्यूम सबमर्ज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है CGS यूनिट में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय G divided by G which is 1 and which is equal to 12 gram. Now what will happen? Volume submerged is directly equal to 12. Now volume submerged is what? हमें पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. तो मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर which is equal to 12 and mass of gold is what? Which is आपको पता नहीं है. तो mass of gold plus density of gold is given as what is given as 19.3 in CGS unit plus mass of copper divided by density of copper which is particularly 8.5 which is equal to 2. तो फ्रेंड्स यहां से आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन आएगी निकल के और आपको एक और चीज पता है. दिस इज इक्वेशन बिटवीन मास ऑफ गोल्ड एंड मास ऑफ कॉपर एंड अनदर एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी इन एयर पता है. मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर पर्टिकुलरली ये जो चीज होती है which is equal to 210 ग्राम. आई एम लीविंग दिस क्वेश्चंस इक्वेशंस टू अप टू यू. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा दैट इज D 193 ग्राम्स अप्रॉक्स. थैंक यू. A tank is filled with water up to a height h. Water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth D below the surface of the water. Express the horizontal distance in terms of h and D. So बच्चों हमें जो दिया हुआ है पर्टिकुलरली एक टैंक हमें दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर टैंक में जो हाइट है टोटल h मान लेते हैं अपन इस टैंक की हाइट. तो टोटल पानी h हाइट तक भरा हुआ है. आपको बोला गया है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि आपको बोला गया है होल P है इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ डेप्थ D. तो डेप्थ इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम टॉप, तो डेप्थ D हो जाएगी और यहां से ये होल का नाम P दिया हुआ है, यहां से पानी गिरता है. आपको बोला गया है एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड D. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो पानी डायरेक्टली गिरता है वो एक प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस बनाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा और यहां से जो वेलोसिटी आती है वो एफ्लक्स वेलोसिटी होती है. तो इसकी वैल्यू होती है √2 इंटू G इंटू पर्टिकुलर जो हाइट है अपर हाइट दैट इज D. और बच्चों ये वाली जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी h माइनस डी. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये फ्लूइड से हटके डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया. ये आपको वेलोसिटी दी हुई है, आपको ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है. मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो कितनी होगी x हाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी. तो ये रेंज है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बहुत इजी है निकालना विच इज पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है कितना होता है वो. अगर ये वाली हाइट आपकी h माइनस D है तो आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट √2h by g हो जाता है. तो वेलोसिटी √2g into D मल्टीप्लाइड बाय √2h माइनस D डिवाइड बाय g. सो यहां से अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2 into अपर हाइट मल्टीप्लाइड बाय लोअर हाइट. दिस इज द आंसर. सो ऑप्शन आई थिंक C is the correct answer. Thank you. Now, a concrete sphere of radius r has a cavity of small r which is packed with sawdust. Okay, the specific gravities of concrete and sawdust are 2.4 and 0.3 for this sphere to float with its entire volume submerged under water. Okay, ratio of mass of concrete to mass of sawdust would be how much? तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि स्फीयर है और इसके अंदर एक कैविटी है. ओके, लेट्स से इट इज ऑफ रेडियस r. अब देखिए ये जो कंक्रीट ये वाला पार्ट है इसका अपन मास मान लेते हैं m1 और इसका कैविटी का मास मान लेते हैं m2. आपको बोला गया है कि इसको पूरा सबमर्ज्ड रखना है
वाटर के अंदर। अगर वाटर के अंदर एक सबमर्ज्ड है तो बताइए इसका मास क्या होगा, मास ऑफ सॉडस्ट टू मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट, मतलब m1/m2 का अपन को रेशो चाहिए। तो बहुत बेसिकली अपन कंसेप्ट से काम करेंगे। आपको पता है जब भी कोई बेसिक बॉडी अंदर सबमर्ज्ड रहती है तो बेसिकली उसमें पूरा का पूरा जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है वो पूरा कंप्लीट वेट के बराबर होता है ना बच्चों। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटीज दी हुई है, मतलब डेंसिटीज विद रिस्पेक्ट टू वाटर दी हुई है। तो पहले अपन अपथ्रस्ट फोर्स को वेट से बैलेंस करते हैं, तो आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी, ओके, विच शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो कंप्लीट वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। यहां से जी पहले से ही कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर मास दिया है, मास को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आराम से लिखा जा सकता है। तो m1 क्या है, तो डेंसिटी 1 मतलब कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1, फर्स्ट पार्ट कंक्रीट की वॉल्यूम कितनी है, प्लस डेंसिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज। वॉल्यूम सबमर्ज बच्चों पूरी वॉल्यूम है, दैट मींस v1 प्लस v2 कंप्लीट है ना। तो v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर को आप नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेके जाएंगे, तो यहाँ बच्चों इस तरीके से ये जब वाटर में नीचे जाएगा तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर लिख जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज हो जाएंगी, है ना बच्चों। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले की हो जाएगी 2.4 इंटू v1 प्लस 0.3 इंटू v2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू v1 प्लस v2, इजंट इट बच्चों। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से v1 v2 आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ से v1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1.4 v1 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0.3.7 इंटू v2। तो बच्चों यहाँ से v1 by v2 का जो रेशियो आएगा दैट वुड बी 1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस करेक्ट। तो दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट वी आर गिवन इज डेंसिटी 1 is to डेंसिटी 2, आपका रेशियो दिया हुआ है 2.4 अपॉन 0.3, दैट इज पर्टिकुलरली 8। और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बच्चों। तो मास m1 अपॉन वॉल्यूम 1 इंटू m2 अपॉन वॉल्यूम 2 ये आपको दिया हुआ है। तो 8 वुड बी इक्वल टू, सॉरी इट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन, जस्ट अ मिनट, इसको अपन रिवर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इस चीज को अपन लिख सकते हैं m1 अपॉन v1 एंड दैट वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय v2 अपॉन m2, है ना बच्चों। देखिए डेंसिटी 2 डिवाइड में आएगी, तो यहां से अपन आ जाएगा 8 बराबर m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 बाय v1 एंड दैट वुड लीड टू m1 बाय m2। यहां पर अपन इसको लिख देते हैं, दैट वुड बी m1 बाय m2 वुड बी इक्वल टू 4। इट इज वेरी क्लियर टू यू, ओके। सो करेक्ट आंसर इज B. Thank you so much. Now, a vertical U tube of uniform inner cross section contains mercury in both sides of its arm. एक आपको vertical U tube आपको given है, ये दिया हुआ है, दोनों साइड mercury filled है। glycerin density जिसकी दी हुई है, column of length 10 cm is mounted or introduced into one of its arms. तो एक glycerin है, इसकी आपको density particularly कितनी दी हुई है बच्चों, 1.3 in CGS unit ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑयल है ये वाला, दिस इज 0.8 ग्राम आपको दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस यूनिट, इज poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are in the same horizontal level. Find the length of the oil column. Density of mercury is particularly given as आपको 13.6 which is standard होती है, ठीक है बच्चों। एक बहुत ही इजी सवाल है, आपको पर्टिकुलरली से प्रेशर इक्विवेलेंस निकालना है। मींस हमें पता है एक जब तक फ्री सरफेस रहेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे हम देख सकते हैं वहां पर हमारा जो प्रेशर होगा किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा। दिस इज द स्टैटिक फ्लूइड प्रिंसिपल। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, तो इस पॉइंट पे हमें समझ में आ जाएगा ये वाली जो हाइट हो जाएगी बच्चों 10 माइनस h हो जाएगी, और इस पॉइंट पे मैं आराम से प्रेशर निकाल सकता हूं, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह सेम होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं पी नॉट, डायरेक्टली हम यहां से जो लिक्विड्स का प्रेशर हम लिख रहे हैं। तो यहां से जो ग्लिसरीन का प्रेशर होगा पॉइंट ए पे, वो हो जाएगा रो ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू एच विच इज 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू प्रेशर एट बी रो जी एच। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस विच इज ऑयल रो इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द ऑयल प्लस density of mercury which is density of Hg multiplied by G into height of mercury being filled is 10 minus H। ये हमारी इक्वेशन बन गई है बच्चों। तो यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने डेंसिटीज हैं, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ आपको ग्लिसरीन दी हुई है 1.3, कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सब कुछ सीजीएस यूनिट में दिया है। डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको दिया है 0.8 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय हाइट H आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया 13.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट इज पर्टिकुलरली 10 माइनस H। तो यहाँ से बहुत इजी इक्वेशन बनी है, दैट इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू
0.88h हम इसको रहने देते हैं, प्लस विच इज 136 माइनस 113.6 इंटू एच। तो बेटा बच्चों यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 13.6h माइनस 0.8h, विच इज इक्वल टू 136 माइनस 13, that is 123, and that would automatically lead to h is equal to 9.6 centimeter. You can easily calculate. Okay, thank you. Now, when a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface, its radius doubles. Its atmospheric pressure is equal to that of column of water height h. तो बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली जो प्रेशर है वो वाटर कॉलम की हाइट में दिया हुआ है, देन द डेप्थ ऑफ द लेक इज। तो आपको क्या करना है, एक पहले लेक समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली जैसे एक बबल है, जो बबल पहले बॉटम पे था, ये बॉटम पे बबल है, इसका रेडियस r है, और जैसे ये सरफेस पे पहुंचता है इसका रेडियस पर्टिकुलरली डबल हो जाता है। जब ये पर्टिकुलर सरफेस पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और जब डेप्थ में होगा तो यहाँ पर दो प्रेशर लग रहे होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पर प्रेशर ऑफ लेक लग रहा होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लेक की हाइट h है तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। नाउ इस कंडीशन को 1 मानते हैं, इस कंडीशन को 2 मानते हैं। आपको पता होना चाहिए बबल एक एयर बबल है, तो बच्चों यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी, और एयर बबल में हम बोलेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, एयर वही कांस्टेंट है, मोल्स नंबर कांस्टेंट है। प्रेशर P1 कितना हो जाएगा, विच इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लेक मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और प्रेशर 2 क्या आ जाएगा, सिर्फ प्रेशर एटमॉस्फेरिक, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर आ जाएगा 2r का होल क्यूब। क्लियर बच्चों? तो प्रेशर अपन एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर कॉलम में दिया हुआ है क्योंकि वो इंटू g इंटू हाइट h प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रो ऑफ वाटर इंटू g इंटू स्मॉल हाइट h, लेट्स विच हमने एज्यूम करी है, is equal to again row of water multiplied by g into height h, which is multiplied by 8। r cube कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप इट इज बीन क्लियर। नाउ बच्चों अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रो ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, ये सब चीज कैंसिल हो गई। बचा क्या हमारी इक्वेशन में, कैपिटल H प्लस h इज इक्वल टू 8h। आपके सामने क्लियर हो गया, स्मॉल h बराबर 7 टाइम्स ऑफ हाइट आ गई है, तो यहाँ पर ये चीज आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी C। थैंक यू। नाउ a boat having a length of 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man gets on it. The mass of the man is, आपको दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की पर्टिकुलर बोट है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बोट हमने ऐसे बना दी है, इसकी कुछ हाइट भी होगी। जैसे इस पे एक मास m ऑफ द मैन आता है, तो ये पर्टिकुलरली 1 सेंटीमीटर पानी के अंदर चली जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसकी हाइट बना देता हूं। तो जैसे ये आदमी इसके अंदर आ चुका है, तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट अंदर जा चुकी है। तो देखिए बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, हमें पता है ये इसका वेट टोटल जो लग रहा होगा बोट प्लस मैन का सिस्टम का वेट, इट शुड बी इक्वल टू बायोन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। तो FB बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी में आ जाएगा मास प्लस बोट। चूंकि बोट का मास हमें नहीं दिया हुआ है तो हम उसका मास 0 मानेंगे। ठीक है, चलिए बायोन्सी फोर्स होता है V रो G। अब वॉल्यूम कितनी सबमर्ज्ड हुई तो आप समझ सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से सबमर्ज्ड हुई है तो वॉल्यूम यही रहेगी। देखिए ये वाला जो क्यूबॉइडल सरफेस बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, आपको इसकी लेंथ दी हुई है बोट की और इसकी ब्रेड्थ दी हुई है, तो आपको हाइट भी पता चल गई 1 सेंटीमीटर। तो L इंटू B इंटू H, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पाथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय G, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द मैन, डेफिनेटली M इंटू G। तो G से G कैंसिल हो गया। अब हमें समझना है यूनिट का खेल। तो लेंथ आपको 3 मीटर दी हुई है, ये आपकी लेंथ हो गई है। देखिए ये 3 मीटर लेंथ है, ब्रेड्थ आपकी 2 मीटर है, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर जितना वो सबमर्ज्ड हो चुका है। तो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, अब 1 सेंटीमीटर सबमर्ज्ड हुआ है तो ये मीटर में दिया, पहले इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। डेंसिटी ऑफ वाटर इन मीटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देखिए यहाँ से मास आराम से आ जाएगा, यूनिट्स का खेल खत्म हो जाएगा। ये 0 गया, यहाँ से 0 गया। 60 kg विल बी द मास ऑफ द मैन। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 60 kg, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। थैंक यू। नाउ द टोटल वेट ऑफ अ पीस ऑफ वुड इज 6 kg इन द फ्लोटिंग स्टेट इन वाटर, इट्स 1/3 पार्ट रिमेन्स इनसाइड द वाटर। आपको क्या बोला गया बच्चों, एक वाटर में एक वुड है। अब वुड को हम सपोज करिए एक क्यूबॉइड शेप का मान लेते हैं। तो पहले हम उसको फिगर, जब तक हमें अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ये वुड है। अब पर्टिकुलरली आप यहाँ पर समझे, इस वुड की जो प्लैंक है इसकी अपन लेंथ मान लेते हैं L हाइट, L लेंथ है इसकी, पर्टिकुलरली इसकी ब्रेड्थ B है और इसकी हाइट अपन H मान लेते हैं। और आपको बोला गया कि इनिशियली ये 1/3 सबमर्ज्ड, तो 1/3 मतलब मींस डायरेक्ट होगा इसका
कि h/3 हाइट तक ये सबमर्ज्ड है और 2h/3 हाइट अनसबमर्ज्ड है। तो h/3 में वॉल्यूम इतनी 1/3 वॉल्यूम आ जाएगी इसके अंदर, इतनी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन डायरेक्टली बना सकते हैं जो इसका इस पूरे कंप्लीट लॉक का वेट होगा, जो मास होगा, जो कि 6 kg दिया है। तो ये कंप्लीट जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स से पर्टिकुलरली बैलेंस हो रहा होगा। इट्स वेरी वेरी बेसिक। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। तो हमें पता है अपथ्रस्ट फोर्स रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी होता है। वेट है 6 into g and volume of the submerged body multiplied by density of water into g। तो g से g तो यहीं पर कैंसिल हो गया। हम इक्वेशन में वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड लिख देते हैं which is L into B into H 1/3 वॉल्यूम सबमर्ज्ड है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि जो वॉल्यूम ऑफ द लॉग है which is LBH multiplied by density of water is equal to 18। दिस लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम किसी चीज की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। दूसरी केस में आपको बोला गया है कि ऑन दिस फ्लोटिंग सॉलिड व्हाट मैक्सिमम वेट इज टू बी पुट such that the whole piece of the wood is to be drowned in water। अब आपको बोला गया अगर मैं इसी सिस्टम में, आप देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी सिस्टम में अगर मैं एक वुडन ब्लॉक रख देता हूं, लेट से इसका मास m है, तो क्या हो ताकि ये पूरा का पूरा प्लैंक इस पानी के अंदर डूब जाए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा तो पूरी की पूरी कंप्लीट वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगी, है ना। तो पूरी की पूरी वॉल्यूम कंप्लीट सबमर्ज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होने वाला है बच्चों, उस केस में ये होने वाला है जो अब जो नया वेट W डैश बना है उस पूरी बॉडी का, इट शुड बी इक्वल टू नया अपथ्रस्ट फोर्स जो बनेगा। ओके, नया वेट क्या हो जाएगा m + 6 into g। ओके, वेट इतना हो जाएगा और जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड लगेगा जो पूरी LBH है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं विच इज 18। तो m + 6 इज इक्वल टू 18 एंड यहां से m इज इक्वल टू 12 kg। वेरी नाइसली, वेरी स्मूथली हमने एक आंसर निकाल लिया है। 12 kg इज द आंसर। थैंक यू। नाउ a wooden cube first floats inside the water when a 200 gram mass is placed on it। ओके, आपको सबसे पहली डेफिनेशन में क्या या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको वाटर मानते हैं तो इसके अंदर जो क्यूब है एक, जिसका आपका सामने का पोर्शन या फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, तो आपको बोला गया है ये अगर L लेंथ का क्यूब है, L इंटू L इंटू L, तो ये फ्लोट करता है इनसाइड द वाटर अगर इसके ऊपर कोई 200 ग्राम का मास रखा जाता है ना बच्चों। तो 200 ग्राम का मास रखा जाता है तो इसके अंदर डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, जो कंप्लीट वेट नीचे लग रहा होगा पूरा बायोन्सी फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो वेट शुड बी इक्वल टू बायोन्सी फोर्स। वेट कितना है बच्चों, 200 ग्राम प्लस मास ऑफ दिस लॉग या वुड। तो 200 ग्राम सबको SI यूनिट में हम रखते हैं, मास भी हमारा SI यूनिट में आ जाएगा। इनटू जी शुड बी इक्वल टू V रो जी। जी मैं लिख नहीं रहा हूं, V वॉल्यूम सबमर्ज विच इज इक्वल टू L क्यूब। L क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ L भी लिख सकते हैं। ओके, विच इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS यूनिट मल्टीप्लाइड बाय जी। जी यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई डायरेक्टली 200 प्लस m इज इक्वल टू एरिया इनटू L या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसको हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया है ना बच्चों। चलिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरे केस में क्या बोल रहा है, यही वाटर है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। देखिए पढ़िए, व्हेन द मास इज रिमूव द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। तो ये 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल आ जाता है और ये L-2 अंदर बचेगा। अभी भी इस केस में हम ये बोल सकते हैं जो टोटल वेट है वो बायोन्सी फोर्स से बैलेंस होगा। वेट चूंकि बदल चुका है, बायोन्सी फोर्स भी बदल जाएगा। तो वेट डैश इज इक्वल टू बायोन्सी फोर्स डैश। वेट डैश कितना हो गया है बच्चों, जल्दी से बता, 200 ग्राम चला गया है और m बचा है जो हमने माना हुआ है। तो m इंटू जी, जी कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज व्हाट, area into L-2। now it is L-2 into density of water which is 1 gram per centimeter cube and G is being cancelled। यहाँ से this is being equation number 2 है ना बच्चों। चलिए m is equal to Al-2a which is minus equation number 2। Al की वैल्यू यहाँ से अपने रिप्लेस करेंगे which is m plus 2a। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 200 plus m is equal to m plus 2a। m और m कैंसिल हो गया। एरिया की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है बच्चों। अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो जो वुड है या जो पीस ऑफ वुड है उसका जो एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नाउ a piece of ice with a stone frozen in it on water is kept in a beaker। the level of water when ice completely melts। अब देखो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक बीकर दिया हुआ है और उस बीकर में आपको ये बात बोला गया है कि एक आइस है, आइस का क्यूब है जो कि फ्लोट कर रहा होगा। तो हम आइस का क्यूब बना देते हैं और उसके अंदर एक पर्टिकुलरली स्टोन है, ये स्टोन मर्ज्ड है। ओके, अब ये आइस फ्रोजन है
अब हुआ क्या है, लेट्स से इस समय इस वाटर का लेवल ये है और इस वाटर के अंदर कुछ वॉल्यूम है, तो हम मान लेते हैं मास ऑफ स्टोन को m1 मान लेते हैं और इस आइस के मास को, आइस के अंदर जो पैक्ड वाटर है उसका मास अपन m2 मान लेते हैं, है ना बच्चों। तो इस समय बैलेंसिंग हो रही होगी बायोन्सी फोर्स की, ये जो बायोन्सी फोर्स है आप थ्रस्ट फोर्स है वो बैलेंस पूरा का पूरा हो रहा होगा किससे, वेट से। ओके तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं सबसे पहले इस कंडीशन में, वो आ जाएगा m1 प्लस m2, g कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम सबमर्ज, जितनी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम सबमर्ज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, जी कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। चलिए वॉल्यूम सबमर्ज्ड अब हमें यहाँ से निकाल लेते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू m1 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमें पता है m2 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इस एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं ताकि हमें बाद में कंपैरिजन में बहुत हेल्प मिल जाए। आगे बोलता है कि द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट्स, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो हम देख लेते हैं, जब भी बच्चों यहाँ पर लेवल ऑफ द वाटर क्या होगा उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से, जैसे ही जिस तरीके से ये आइस मेल्ट होगी तो यहाँ पर एक पिट क्रिएट होगा और ये जो पिट जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ से स्टोन चूंकि हैवी है तो यहाँ पर स्टोन आके नीचे आ जाएगा, है ना बच्चों। अब देखते हैं कि जब स्टोन नीचे आ गया है तो कितनी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है एक्स्ट्रा। एक तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी हुई है बच्चों, एक्स्ट्रा इंक्रीज्ड वॉल्यूम जो हो गई है वो कितनी हुई है वो हमें समझना पड़ेगा। तो एक तो जो हमारा m1 मास का स्टोन है उसने जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करी होगी वो भी इंक्रीज हुई होगी, तो वो आ जाए, वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम टोटल विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ स्टोन जो कि m1 दिया है अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन प्लस, और जो m2 मास का जो हमारा पानी था वो भी अंदर आया हुआ है, तो मास ऑफ वाटर जो कि m2 हमने माना हुआ है आइस का वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये क्या है, पहली जो वॉल्यूम सबमर्ज थी वो ये वाली थी, जब आइस जो है आधी सबमर्ज थी या कुछ पार्ट उसका सबमर्ज था तो ये वॉल्यूम थी, और जब आइस पूरी मेल्ट हो गई तो इतनी वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो अपन समझ सकते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ स्टोन हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर के से बड़ी होती है, सेकेंड वाला पार्ट दोनों का कॉमन पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में डेंसिटी स्टोन चूंकि ज्यादा बड़ी है तो वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा आई है फाइनली वो लेस वॉल्यूम टोटल जो कि स्टोन की वॉल्यूम और प्लस आइस की पिघली हुई वॉल्यूम होगी वो टोटल कम होगी, किससे, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड से। मतलब फाइनली जो वॉल्यूम बनी है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो पिघल के आई है वो कम है बजाय इसके एक्स्ट्रा पार्ट के जो पहले से ही सबमर्ज्ड था, ठीक है। तो अगर कम है दैट मींस लेवल कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ होगा, तो वो डिक्रीज क्यों हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही ये पिट भरा होगा पानी पूरा इसके अंदर आना चालू हुआ होगा और एकदम से पानी क्या हुआ होगा, पानी का लेवल डिक्रीमेंट हुआ होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो राइट ऑप्शन वुड बी डिक्रीज, बी। थैंक यू। नाउ a tank is filled with water up to a height h. Water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth d below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of h and d. आपको बच्चों दिया हुआ है एक टैंक है वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है, इसकी हाइट अपन h मान लेते हैं और आपको एक ऑरिफिस से डिस्टेंस निकल रही है, वाटर निकल रहा है जिसको एफ्लक्स वेलोसिटी हम बोलेंगे। आपको दिया है ऊपर वाली डिस्टेंस कंप्लीटली जो है आपको डेप्थ d दी हुई है और ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिकली h माइनस डी हो जाएगी। नाउ जैसे ये वाटर वेलोसिटी से निकलेगा √2g इंटू डी वेलोसिटी से निकलेगा, आपको बताना है कितनी रेंज ये बच्चों पर्टिकुलरली कवर करेगा। तो जितनी रेंज ये पर्टिकुलरली बच्चों ये कवर करेगा, लेट्स से वो डिस्टेंस x है, तो हमें पता चल गया ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया है। हमें सिर्फ इसकी अगर रेंज निकालनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि √2gd है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों √2h/g से, और h होगा जो h माइनस डी होगा, है ना बच्चों। तो वो हो जाएगा √2g इंटू कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय √2 कैपिटल h माइनस डी डिवाइड बाय g। यस, तो यहां से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 2√d इंटू h माइनस डी। दिस इज द आंसर। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। 2 into √d. C is the correct answer. I hope it is clear to you. Thank you so much. Now, a cylindrical vessel of height 90 cm is kept filled up to the brim. आपको दिया हुआ है brim तक भरा हुआ है। It has 4 holes 1, 2, 3, 4 which are respectively at heights 20 cm, 30 cm, 45 cm and 50 cm from the horizontal floor PQ. The water falling at the maximum horizontal distance from the vessel comes from. This is a very conceptual question और बहुत basic question है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी एक वाटर h हाइट तक भरा होता है बच्चों, तो उसकी मैक्सिमम जो रेंज जाती है वाटर की वो h/2 हाइट से जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, तो यहां से वाटर निकल के यहां तक जाएगा, यही वाटर मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो बच्चों h/2 हाइट काउंट कर लेते हैं, दैट इज 90 सेंटीमीटर h है, h/2 इज 45 सेंटीमीटर, दैट मींस होल नंबर 1 2 3, दिस इज द थर्ड होल, सो B is the correct answer. Thank you. Now, the velocity of the liquid coming out of a hole
of a large vessel containing two different liquids of density 2 rho and rho as shown in the figure is। आपको बोला गया एक टैंक दिया है जिसमें एक डेंसिटी रो का लिक्विड ऊपर है और डेंसिटी 2 रो का लिक्विड नीचे है। तो बेसिकली इस ऑरिफिस से निकलने वाली वेलोसिटी पता करनी है। तो पर्टिकुलरली हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमें केस दिया है वो केस को हम पहले बना लेते हैं। हमें दिया है एक पर्टिकुलरली रो डेंसिटी का लिक्विड, 2 रो डेंसिटी का लिक्विड इधर है और रो डेंसिटी का इधर है। ये h हाइट है, ये 2h हाइट है ना बच्चों, सॉरी ये 2h हाइट है और ये h हाइट है। तो हम सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंस बनाएंगे। इक्विवेलेंस कैसे बनाएंगे, हम इक्विवेलेंस बनाना चाहते हैं कि अगर इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही लिक्विड होता, लेट्स से सपोज करिए 2 रो डेंसिटी का लिक्विड होता, तो कितनी हाइट होती है यहाँ पर। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस जगह प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। इस जगह प्रेशर बच्चों कितना होगा बताइए। यहाँ पर इस जगह प्रेशर होगा एक तो P ATM प्रेशर एटमॉस्फेरिक यहाँ पर लग रहा होगा P नॉट, और प्लस यहाँ पर जो इस रो डेंसिटी का लिक्विड प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा विच इज रो इंटू जी इंटू 2h। यस और नो। अब बताइए यहाँ पर इक्विवेलेंस में अगर ऊपर भी 2 रो डेंसिटी का लिक्विड हो और लेट्स से वो h डैश हाइट प्रेजेंट हो, तो इस जगह कितना प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर होगा 2 रो इंटू जी इंटू एच डैश, है ना बच्चों। अगर ये इक्विवेलेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है दैट मींस ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे, है ना। तो रो जी इंटू 2h शुड बी इक्वल टू 2 रो इंटू जी इंटू एच डैश। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, h डैश इज इक्वल टू h। तो पर्टिकुलरली इसका मतलब ये है कि अगर इस डेंसिटी रो के बजाय 2 रो डेंसिटी का लिक्विड वहां अवेलेबल होता तो उसको h डैश हाइट तक भरना होता ताकि वो उतना ही इक्विवेलेंट प्रेशर इस ब्रिम पे क्रिएट कर रहा हो। तो हमारे पास जो नया रिजल्ट आ गया है वो ये आ गया है कि अगर ये पूरे टैंक की हाइट अगर 2 + 3h की जगह 2h होती और यहाँ पर डेंसिटी पूरा का पूरा 2 रो होता, तो ये सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता जो कि ओरिजिनल में हमारा सिस्टम दिया हुआ है। बस हमारा काम आसान हो गया है। यहाँ से एफ्लक्स वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं विच इज √2 into g into 2h which is particularly 2 √g into h। Thank you so much. This is the B answer. Now, one end of horizontal pipe is closed with the help of a valve and reading of barometer is attached to it to the pipe is 3 into 10 to the power 5 Pascal आपको दिया हुआ है। Okay. Now, when the value in the pipe is where actually value नहीं है, valve है। Valve in the pipe is open, then the reading of barometer falls to 10 to the power 5 Pascal. The velocity of the water flowing through the pipe would be, आपको बोला गया है बेसिकली हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसके बीच में कहीं एक वेल्व लगा होगा और इस वेल्व के कारण यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा पर्टिकुलरली वो प्रेशर आपको दिया है 3 into 10 to the power 5 Pascal। नाउ बच्चों अब आपको देखिए यहाँ पर बोला गया जब ये वेल्व ओपन कर दिया गया, जब ये वेल्व को ओपन कर दिया गया तो अब इस जगह जो प्रेशर डेवलप हुआ है पर्टिकुलरली वो चेंज हो गया है, दैट इज 10 to the power 5 Pascal। आपको एक और बात बता देता है, यहाँ पर जब लिक्विड रहेगा तो लिक्विड ब्लॉक्ड रहेगा या स्टॉप्ड रहेगा तो उस केस में वेलोसिटी रहेगी 0, और जब लिक्विड यहाँ से यहाँ पर वेल्व ओपन हो जाएगा तो फ्लो करने लगेगा और यही वेलोसिटी मुझे पता करनी है। इन दोनों केसेस में हम बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं या जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, दैट मींस P + ½ रो V स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 क्या आ जाएगा 3 into 10 to the power 5 Pascal प्लस हाफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 है। इट शुड बी इक्वल टू I think 10 to the power 5 Pascal and plus half rho density of the water multiplied by velocity का स्क्वायर हमें पता करना है। नाउ बच्चों ये टर्म 0 हो गया है, दैट इज 2 into 10 to the power 5 Pascal multiplied by 2 density of water। बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका ऐसा यूनिट में चल रहा है तो ये आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम 1000 kg per meter cube। ओके, V स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से 400 and that would be equal to V square and V should be equal to 20 meter per second। Okay, let's find out the answer 20 meter, that means C is the correct answer। Thank you so much। Now, a small hole is made at the bottom of a symmetrical jar as shown in the figure. A liquid is filled into the jar up to a certain height. The rate of descension of liquid, descension means flowing down, is independent of the level of the liquid in the jar। Okay, then the surface of the jar is a surface of revolution of the curve। Means आपको इक्वेशन ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है ये पूरे क्वेश्चन में आपको इस कर्व की इक्वेशन पूछी जा रही है। तो पर्टिकुलरली यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है और आपको बेसिकली ये पूछा गया है कि ये जो लिक्विड है ये लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो होता है और अगर मैंने नीचे एक होल कर दिया तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या होगी। तो इस पूरे केस में सबसे पहले हमें स्फेरिकल बाउल बना लेते हैं और हम पर्टिकुलरली जो दिया हुआ है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पर्टिकुलरली क्या दिया हुआ है, आपको ये y एक्सिस दी हुई है, x एक्सिस दी हुई है।
तो आप देखिए इस सिस्टम में इस वाले सेक्शन के एरिया को अगर मैं ए मान लेता हूं और नीचे वाले होल को अगर मैं स्मॉल ए मान लेता हूं जो बोला गया है पर्टिकुलरली, और मैं इस जगह से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x मान लेता हूं और यहां तक की डिस्टेंस y मान लेता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहां पर जो पर्टिकुलरली यहां पर पार्टिकल v1 से नीचे आ रहा होगा और यहां से जो वाटर है वो v2 से नीचे निकल रहा होगा, तो आराम से अपन एक ही लिक्विड में स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। नाउ एरिया वन अपन देखते हैं, तो एरिया वन फिक्स है, ये एरिया कांस्टेंट है इस मोमेंट पे, तो वो कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा एक्स पाई एक्स स्क्वायर, और वॉल्यूम नीचे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस डी वाई बाई डी टी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये डी वाई बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिसेंशन जो आपको यहाँ पर टर्म बोला गया है, और ये रेट ऑफ डिसेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ y है, मतलब y पे डिपेंडेंट नहीं करता है, दैट मींस ये कांस्टेंट हो गया है डायरेक्टली। ओके, नाउ इट इज इक्वल टू एरिया टू विच इज आल्सो कांस्टेंट, स्मॉल एरिया ऑफ द ऑरिफिस, एंड V2 आपको निकालना है, और V2 को पर्टिकुलरली आप जो आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये हाइट y है तो ये एफ्लक्स वेलोसिटी हो जाएगी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2gy। बच्चों यहां से देखेंगे आप पाई कांस्टेंट है, x ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, दैट वुड लीड टू y टू द पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4। तो बच्चों यहां से y इक्वल्स टू k इनटू x टू द पावर 4 आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन। देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन, दिस इज a is the correct answer. I hope clear to you. Thank you. Now, a tank of height 5 meter is full of water. There is a hole of cross section area 1 centimeter square in its bottom. The initial volume of the water that will come out from this hole per second would be. तो basically आपसे बोला क्या गया है, एक टैंक पर्टिकुलरली उसकी हाइट 5 मीटर आपको दी हुई है, इस पूरे टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है ना बच्चों, और आपको एक बोला गया है इसके बॉटम में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस होल वुड बी पर सेकेंड। तो आपको देखिए ये जो टर्म दिया है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पर सेकेंड कमिंग आउट, बच्चों इसी को तो आप बोलते हैं जो वॉल्यूम रेट, दैट मीन्स जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये जो टर्म होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, दिस इज द सेम रेट। तो हम क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्टली a इंटू v निकालना है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विच इज अंडर रूट 2 इंटू g इंटू h, है ना बच्चों। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मींस 1 by 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 100, एंड सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू जी को आप बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट आपको दी हुई है ये, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये पूरा बाहर निकल के पर्टिकुलरली 100 बनेगा, ये 10 बन जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 आंसर आ जाएगा, एंड 10 टू द पावर माइनस 3 इज द आई थिंक आंसर फर्स्ट इज द आंसर। थैंक यू। Now, in the figure below is shown the flow of liquid through a horizontal pipe. 3 tubes, basically A, B, C are connected to the pipe. The radii of the tube A, B and C at the junction are respectively 2 centimeter, 1 centimeter, 2 centimeter. It can be said that height of the liquid in the tube A is maximum, A and B is same, and height in the all means A और B और C पे जो liquids का height होगी उसका आपको basically relation पूछा गया है। तो हम समझ सकते हैं basically आपको क्या दिया है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, आपको इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका आपको रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बच्चों। अब देखिए आपको अगर ये चीज दी हुई है तो हम समझ सकते हैं एरिया एट ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया एट सी विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन एरिया एट बी, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये एरिया छोटा है एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, इट वुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर का रिलेशन ही है, तो जो प्रेशर का रिलेशन होगा वही लिक्विड के हाइट्स का रिलेशन होगा, दैट मीन्स हाइट हम जो है लिक्विड की ए में ज्यादा रहेगी, बराबर रहेगी हाइट एट सी, एंड जो कि बराबर ज्यादा रहेगी हाइट एट बी से। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ए एंड सी इज द सेम, तो ऑप्शन डी इज गेटिंग मैच्ड। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ द डायग्राम शोज अ वेंचुरीमीटर थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग। The speed of the water at x is 2 centimeter per second. The speed of the water at y आपको डायरेक्टली दिया है, वेंचुरीमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हैं, आपको x पे स्पीड दी हुई है और आपको y पे स्पीड पता करनी है। बच्चों दोनों जगह आप डायरेक्टली या तो फिर आप बर्नौली की इक्वेशन डायरेक्टली लगा दीजिए, तो प्रेशर एट x जो, या तो फिर अपन उसको प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, तो प्रेशर एट x प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ की इक्वेशन बन जाएगी। इट क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना बच्चों, एक्स और वाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इट इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई प्लस ऑफ हाफ रो इंटू वेलोसिटी एट वाई का स्क्वायर। रो सेम रहेगा बिकॉज ये एक ही वाटर है,
लिक्विड एक ही फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर एट x माइनस प्रेशर एट y इट वुड बी इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी y का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ x टू द स्क्वायर। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो प्रेशर इन दोनों में डिफरेंस है, प्रेशर एट x एंड प्रेशर एट y, जिसका प्रेशर एट x डेफिनेट सी बात है बड़ा रहेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो प्रेशर एट x माइनस प्रेशर एट y रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g इनटू हाइट, जो 5.1 दी हुई है मिलीमीटर में, तो आप इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लीजिए बाय डेंसिटी, बिकॉज सब कुछ सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू हाफ इनटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा वी वाई आपको निकालना है, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू 4, बिकॉज आपको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर भी आप वैल्यू रख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी की वैल्यू आपको 1000 दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहां से रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 डिवाइड बाय 10, इट इज इक्वल टू 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस ऑफ 4, एंड दैट वुड लीड टू 0 से 0 कैंसिल, यहां से ये पॉइंट चला जाएगा, 510 मल्टीप्लाइड बाय 2 and plus of 4, it would be equal to vy square. Okay, now it would be equal to 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1024 plus 4, that is 1024, and that is equal to vy square। तो यहाँ से vy की वैल्यू 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, आप देखिए रूट है डायरेक्टली। ओके, तो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नाउ there are two identical small holes of area of cross section A on the opposite sides of the tank containing a liquid of density rho. The difference in the height between the holes is h. Tank is resting on a smooth horizontal surface. Horizontal force which will have to be applied on the tank to keep it in equilibrium. Very simple question and very conceptual question. आपको पता है कि जिस तरह से efflux velocity यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो एक recoil force लगाती है velocity because of the impulse transfer। तो ये रिकॉइल जो मिलेगा, इसके कारण जो नेट फोर्स होगा वही इसको रिक्वायर्ड होगा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तो लेट्स से दिस इज फोर्स इज F1 एंड दिस इज F2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, वी नो दिस, इट इज रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम बोलते हैं इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, तो दैट वुड बी इक्वल टू, हम देखेंगे नेट फोर्स आ जाएगा F नेट, इट वुड बी इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड देखता हूं तो मॉड्यूलस ऑफ F1 माइनस F2, तो इट वुड बी इक्वल टू मॉड्यूलस F1 आ जाएगा रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gh, मींस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2g इनटू h1, सिमिलरली रो इनटू एरिया इनटू 2g इनटू h2, है ना बच्चों। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2a रो g h1 minus h2, and h1 minus h2 is directly given as basically h। yes बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका 2a रो gh, it would be the net external force which would be required to keep it in equilibrium। thank you so much। now a large open tank has two small holes in its vertical wall as shown in the figure। one is a square hole of side L at a depth 4y, एक square cross section है 4y हाइट पे, एंड फ्रॉम द टॉप, एंड द अदर इज सर्कुलर होल क्रॉस सेक्शन r एट अ डेप्थ y। आपको दिया हुआ है ये सर्कुलर होल क्रॉस सेक्शन रेडियस r का है। व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, द क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड फ्रॉम बोथ द होल्स आर सेम। तो जब क्वांटिटीज ऑफ जो वाटर फ्लोइंग है दोनों में एकदम सेम दिया हुआ है, दैट मींस हम ये बात बोल सकते हैं A1 V1 is exactly equal to A2 into V2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट कितना है, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, वेलोसिटी वुड बी अंडर रूट 2g, हमें पता है एफ्लक्स वेलोसिटी का रेट क्या होता है, अंडर रूट 2g इंटू वाई, एंड एरिया 2 हो जाएगा आपका एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2g इंटू दैट मीन्स 4y। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा बच्चों, बताइए जल्दी से। तो यहाँ से r की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पर r की आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इट वुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये 2g बाय कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, एंड r वुड बी इक्वल टू एल अंडर रूट 2 बाय पाई। दिस इज द रिलेशन, देखिए आप, दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच।